स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जान लें। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के बाद स्वयं प्रकाश का जन्म और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिताया उन्होंने, और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही रहे और वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़ गए। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानीकारों के महत्वपूर्ण कवियों में से हैं, लेखकों में से है। उनकी बहुत सी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का और बहुत सारे और भी उपन्यास और कहानियां सुप्रसिद्ध रहे। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चतेरे कहे जाते हैं, यानी चतुर स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना तथा हमारे समाज में और जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार किया स्वर था उनके भाषा में। रोचक किस्से कहानियां लिखा करते थे। उनकी कहानियों में वाचिक परंपराओं का समृद्धि थी। अब एक जो इनकी कहानी है हमारे 10th क्लास के अंदर, एक कस्बा स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पाठ के सार से। पाठ में हमारे पास 3 मुख्य पात्र हैं। पहला पात्र है आपके पास हलदार साहब, दूसरे पात्र हैं पान वाला, तीसरा है आपका कैप्टन साहब। तो हम इस कहानी का एक सार करके बता देते हैं। जो एक कहानी थी उसका उद्देश्य ये था कि प्रस्तुत कहानी में स्वयं प्रकाश जी ने देश के करोड़ों नागरिकों की भाव व्यक्ति को व्यक्त किया था, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते थे। कहानी के अनुसार बड़े ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चे भी देशभक्ति और देश प्रेम की भावनाओं से युक्त थे। तो हलदार साहब को हर 15वें दिन के बाद कंपनी के काम से या सिलसिले से उस छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा बहुत बड़ा नहीं होता है, शहर से थोड़ा सा छोटा, जिसमें कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। नगर पालिका अधिकारियों ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर के पत्थर से बनी नेता सुभाष चंद्र जी बोस की मूर्ति लगवा दी थी। मूर्ति को देखकर लगता कि जैसे किसी स्थानीय, कहा जाता है कि उस मूर्ति को देखकर, पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए लागत बहुत ज़्यादा आती और बजट नहीं था शायद नगर पालिका का। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड ने अपनी जो शासन अवधि समाप्त हो रही थी, सोचा कोई स्थानीय कलाकार को इस बात का अवसर दिया जाए। अंत में क्या हुआ कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को आनन फानन ये काम सौंप दिया गया होगा और उन्हें महीने भर में मूर्ति को बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। मतलब पटक देना मतलब कि कोई काम अरुचि से करना, बस काम कह दिया तो करना है उस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए मूर्ति संगमरमर की थी। कहा जाता है कि मूर्ति को देखने में बहुत सुंदर थी। उस मूर्ति को देखकर ही लगता कि मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई है। मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। देखो, जिसे बस्ट कहा जाता था, यानी कि उसके नीचे का स्टैंड ऊपर टोपी की नोक से लेकर दूसरे जो बटन था वहीं तक थी बस, और नीचे बस्ट जैसा लगा हुआ था, उसके ऊपर जो नेताजी की मूर्ति लगा रखी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम, कमसिन से जवान और फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखकर ही लगता कि वो कह रहे हो मानो दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, वैसे अनेक नारे याद आने लगे। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, जो अजीब लगती थी, वो था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी जब मूर्ति बना रहे थे तो शायद उस मूर्ति में चश्मे लगाना ही वो भूल गया था। तो नेताजी पर वो चश्मा नहीं था और एक सामान्य और सचमुच के
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम यानी रियल जो हम लोग चश्मा यूज करते हैं वैसा चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा दिया गया था। अ, और हवलदार साहब ने पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे थे तो संगमरमर की असली मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर वो हैरानगी देखने लगे। अरे ये क्या है, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन आगे क्या हुआ, पहली बार गुजरे तो उन्हें अजीब सा लगा, लेकिन उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब भी वो जीप उनकी आगे बढ़ती तो वो गुजरते हुए पूरे चौराहे पर वो जीप घूमती और निकलती जाती तो वो उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते। अंत में ये निष्कर्ष निकाला होगा कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास तो बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। महत्व मूर्ति के रंग या कद का नहीं था, उस भावनाओं का था, उस जज्बे का था जिसमें देशभक्ति की भावना थी। वरना आजकल तो क्या होता है, देशभक्ति की भावना तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान देखने पर उन्होंने लिखा कि इस बार मूर्ति पर फ्रेम वाला चश्मा था, लेकिन गोल फ्रेम वाला। तीसरी बार फिर नया चश्मा। फिर हर बार जब भी हवलदार साहब वहां से गुजरते तो उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती और वो जरूर उस मूर्ति को देखते। एक दिन उनकी जिज्ञासा या कौतूहल तीव्र हो उठा और वो अपनी गाड़ी से उतरे और पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? अब काला मोटा खुश मिजाज पान वाला बोला, नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। उस चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति बहुत बुरी लगती है साहब, इसलिए वह ग्राहकों पर आने पर नेताजी का चश्मा ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया लगा देता है। ये सुनकर हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं आया कि चश्मा चेंज कर देता है और नया चश्मा लगा देता है, उसके बिना मूर्ति अजीब लगती है, और वो उनका नाम है कैप्टन साहब। फिर फिर उसने बोला कि पान वाले ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे मास्टर साहब, चश्मा बनाना ही भूल गए। हवलदार साहब पान वाले की बात सुनकर थोड़ा सा जिज्ञासु हो गए। उनका अनुमान सही निकला कि मूर्ति बनाने वाला सचमुच ही कस्बे का एक अध्यापक रहा होगा। तभी मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मोतीलाल। नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति को बनाने का कहा होगा और उसने बनाकर छोड़ दिया, और जल्दबाज में उसने चश्मा बनाया नहीं, और जब बनाया भी होगा तो उस पर फिट नहीं बैठा होगा। हवलदार साहब को बहुत अजीब लगा और देखते रहे कि दुकान पर भीड़ अलग ज़्यादा थी, और इधर उधर देखकर देखकर मास्टर बनाने वाला ये सब बातें सोचते रहे। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब को चकित करने वाली थी। हवलदार साहब को कुछ विचित्र लगा। उनके खोए खोए पैन जो पैसे थे पान के वो चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके और पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर दोबारा पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी के साथी हैं या आजाद हिंद फौज के भूतपूर्व सिपाही? पान वाले नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा कहाँ जाएगा फौज में, पागल है पागल। वे देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। और हंसने लगा। हवलदार साहब पान वाले को देखकर एक देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना उसे अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक ही रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांडी टोपी और आंखों पर चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक ची और दूसरे हाथ में एक बांस का पर टांगे बहुत से चश्मे लेकर अभी अभी एक गली से निकला और एक बंद दुकान के सहारे उस पर टिका दिया। और इस बेचारे दुकान भी नहीं है इसके पास। तो हवलदार साहब ऐसा सोचने लगे, चक्कर में पड़ गया, अरे तो ये फेरी लगाता है। पूछना चाहते थे आखिरकार इसे कैप्टन साहब क्यों कहा जाता है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पाल वाले ने साफ कह दिया कि अब इस बारे में और बात करने को वो तैयार नहीं है।
तभी तो कह दिया, देखो देखो वो आ रहा है, कैप्टन साहब उससे खुद बात कर लो या जाओ, पागल है पागल, फोटो वोटो छपवा दो। इस प्रकार की उसकी भाषा थी। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। उसे लगा काम बहुत है, और हवलदार साहब गाड़ी में बैठे और चल दिए। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते, नेताजी के चश्मे की मूर्तियों पर बदलते चश्मों को देखते रहते। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, और कभी बड़े बड़े कांचों वाले गोगल चश्मे भी होते। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब का कौतुक हर बार और बढ़ जाता। फिर एक समय ऐसा भी हुआ। 2 साल इसी प्रकार गुजरते रहे। हवलदार साहब कस्बे से गुजरते और बहुत से चश्मों को बदलते उन्होंने देखा। एक दिन, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। कैसा भी चश्मा नहीं। दिन में पान वाले की दुकान भी बंद थी, और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी का चश्मा नहीं बदला? और है ही नहीं बदला तो छोड़ो। पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर पान को नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सर के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब मर गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और पान के पैसे चुकाए और जीप पर आकर बैठ गए। बार बार सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों पर हंसती है और अपने लिए कुछ बेचने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में गुजरने से पहले उनका ख्याल आया होगा कि कस्बे की हृदय स्थली पर सुभाष की, यानी सुभाष को, नेताजी की प्रतिमा तो अवश्य ही हुआ है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर जी पर लगाना भूल गए थे और कैप्टन साहब भी मर गए थे। सो आज वो रुके नहीं, ना ही पान खाएंगे और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा, चौराहे पे मत रुकना, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा उन्होंने कि चीख पड़े, रोको रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाके अटेंशन वाली मुद्रा बनाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं वैसा ही। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर आंखें भर आई ये देखकर कि आज भी बच्चों में भी देशभक्ति है कि मूर्ति अधूरी नजर आ रही थी। इस बात का ये प्रतीक रहा कि चश्मा किसी बच्चे ने बनाया, लेकिन उसकी भावनाओं को भी प्रदर्शित किया। प्यारे बच्चों,